बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह हमारी ये कोशिश रही है कि हम आपकी मुलाकात जो है वो अपने प्रोफ़ेशन के अंदर जिनका एक बड़ा रिच एक्सपीरियंस होता है उनके साथ जो है आपकी मुलाकात कराएँ। वी आर वेरी लकी टुडे कि आज हम इस वक़्त फ़हद अहमद सिद्दीकी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट उन्होंने हमें टाइम दिया है और इस उनके कीमती वक्त में से ये टाइम उनसे मैनेज करना जो है वो थोड़ा इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि बहुत केसेस का दबाव होता है और इस वक्त ये मैं ये बताता चलूँ कि चाइल्ड कस्टडी लॉ सर्विसेज के रूहे रवा हैं और इस वक्त लाहौर में मुकीम है। इस वक्त आपको जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर नज़र आ रहे हैं, आप इनके ऊपर इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि फ़हद अहमद सिद्दीकी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ जो वकालत का आगाज़ था वो सन 2004 से किया और उसके बाद बुनियादी तौर पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉयर से इन्होंने अपना जो आगाज़ था वो किया, लेकिन 2009 में जो था इन्होंने अपनी जो तवज्जो थी वो चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन के हवाले कर दी और फिर तब से लेके आज तक ये चाइल्ड कस्टडी की जो लिटिगेशन है उसको ये देखते हैं और इसमें इन्होंने मुतअद्दद जो हैं आर्टिकल्स और लिख चुके हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि मैं अक्सर अपने जो वीडियो इंटरव्यूज़ हैं उसमें ये बताता हूँ कि जब आप किसी ट्रू प्रोफ़ेशनल के पास चले जाते हैं, किसी भी हवाले से, चाहे वो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है या कोई भी प्रोफ़ेशनल है, तो आप ये समझ लें कि अगर आप ट्रू प्रोफ़ेशनल के पास पहुँच जाते हैं, तो आपका आधा मसला जो होता है वो वहीं पे हल हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फ़हद अहमद सिद्दीकी साहब जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, ये सिर्फ़ एडवोकेट नहीं बल्कि चाइल्ड कस्टडी के हवाले से मैं ये कहना ज़्यादा दुरुस्त समझता हूँ कि अपनी ज़ात में एक इदारा हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, बहुत से वकला को ट्रेन कर चुके हैं और हमें भी इनसे गाहे-बगाहे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऐसा समंदर है जो ना ख़त्म होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि ये आज हमारे साथ हैं। इस तारीफ़ के बाद मैं अपने मेहमान की तरफ चलता हूँ। जी सर, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई एम पर्सनली ग्रेटफुल कि आपने मुझे ये ऑनर दिया कि आई शुड शेयर माय नॉलेज विद यू। थैंक यू वेरी मच। सर, इट इज़ प्लेजर इज़ ऑल माइन। आपने जो है वो ये चीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि बहुत सारे लोग सर आपको मालूम है कि आजकल के हालात के हवाले से सही प्रोफेशनल तक जो पहुंचना है वो भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है। तो ये नॉलेज शेयरिंग जो है, ये जो आगही है कानून के हवाले से, ये अगर किसी को मुयसर आ जाए तो ये उसकी खुशकिस्मती से कम नहीं है। तो आप का ये वक़्त जो है ये मतलब निहायत कीमती है और मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह जो हमारे नाज़रीन हैं उनके बहुत सारे जो ऐसे सवालात होते हैं, शकूक हैं, शुबहात हैं, उनकी जो क्लैरिफ़िकेशन है, उनकी जो वज़ाहत है, वो आपके तवज्जुह से जो है वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकेंगे। मेरा सर आज का जो मौज़ू है वो हम कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स के हवाले से मेरा आज का मौज़ू है। मैं ये बताता चलूँ आपको कि हमें यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो अमूमन आपको इस चीज़ का सामना आपके साथ रहता होगा कि लोगों को कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स जो हैं वो उस हवाले से उनको ये इल्म ही नहीं होता इस बाबत में कि उनकी जो प्राइमरी लीगल और प्रैक्टिकल जो उनमें डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं और क्या नहीं होते और उनका जो रोल है वो क्या होता है और उसमें इन्वॉल्वमेंट जो एक बच्चे की ज़िंदगी है उसमें किस तरह उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मैं ये पहले चाहूँगा कि आप थोड़ा ज़रा मुख्तसरन वज़ाहत कर दें कि हम कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स जो हैं, वो किसको कहते हैं? शाह साहब, गुजारिश ये है कि जब आप चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन में आते हैं तो आमतौर पे डिस्प्यूट अराइज होता है मियाँ बीवी के दरमियान, और बच्चे या मदर के पास होते हैं या फादर के पास होते हैं। जब आप चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन इशू कर इनिशिएट करते हैं तो जिस पेरेंट के पास बच्चे होते हैं उसे हम कस्टोडियल पेरेंट कहते हैं। जिस पेरेंट के पास बच्चे नहीं होते हम उसे नॉन कस्टोडियल पेरेंट कहते हैं। और बच्चे को जो लीगल टर्म है दैट इज द चाइल्ड इज एड्रेस्ड थ्रू द टर्म ऑफ ए माइनर और ए वार्ड। पुरानी जब टर्मिनोलॉजी है उसमें वार्ड कहलाता था, जी, आजकल वो माइनर चाइल्ड। थोड़ा सा ज़रा ऊँचा बोलिएगा सर, आवाज़ थोड़ी कम आ सर, रही हाँ, गुजारिश ये है सर कि जब आप चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन इनिशिएट होती है तो
बच्चे यकीनन किसी एक पेरेंट के पास होते हैं और दूसरे पेरेंट के पास बच्चे नहीं होते। जिस पेरेंट के पास बच्चे होते हैं वो कस्टोडियल पेरेंट कहलाता है। और पाकिस्तान में एक लार्ज मेजॉरिटी है जो कस्टडी लिटिगेशन की है, उसमें कस्टोडियल पेरेंट्स मदर्स हैं ज़्यादातर। और नॉन कस्टोडियल पेरेंट जो है ये वो पेरेंट है जिसके पास बच्चे नहीं होते। बेसिकली 2009 में जब मैंने इस लिटिगेशन में इन्वॉल्व हुआ तो उससे पहले तो इसके इस हवाले से कोई टर्म्स या टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकली नहीं थी। बहुत अरसा मुझे लगा कि ये टर्म्स डिफाइन की जाएं, ये टर्म्स क्वाइन की जाएं, ताकि कोर्ट्स को लिए आसानी हो कि भी बाप और माँ या शोहर और बीवी का ये झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा माँ और बाप का है और उस पेरेंट के जिसके पास कस्टडी नहीं है। जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो एक प्रैक्टिस है उसमें कस्टोडियल पेरेंट के बेतहाशा राइट्स हैं, जबकि नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स के पास जो बुनियादी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, जो इसका प्रैक्टिस चल रही है। जी। अच्छा सर, इसमें ये फरमाइएगा कि आम तौर पे अगर हम दोनों के हवाले से बात कर रहे हैं अगर इसमें तो मेरा मतलब एक छोटा सा कंसर्न ये है कि मैं ये चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन भी ये चीज़ जान सकें कि कस्टोडियल पेरेंट्स होने की सूरत में और नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स होने की सूरत में कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कस्टोडियल को और नॉन कस्टोडियल को फेस करना पड़ते हैं माशरे में। जी शाह साहब, इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपनी तकरीबन अब तो 14-15 साल की वकालत हो गई है इसी चाइल्ड कस्टडी हवाले से देखते हुए, मैंने ये चीज़ देखी है सर कि जब लिटिगेशन स्टार्ट होती है बेसिकली जो इशू है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि इशू है क्या, ये कस्टडी का मामला है क्या, क्यों इतनी लिटिगेशन बढ़ती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डिस्प्यूट जो है या ये आप तो कह लो सेपरेशन या डिवोर्स या खुला, ये बेसिकली बिटवीन स्पाउसेस होती है, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स। जब आपकी लिटिगेशन शुरू होती है तो कोर्ट्स आमतौर पे नॉन कस्टोडियल पेरेंट को बहुत रिजिड और बहुत लिमिटेड एक्सेस देती है अपने बच्चे तक। जैसे मैंने पहली बात की कि जी बेसिकली द डिस्प्यूट इज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज नेवर बिटवीन पेरेंट्स एंड द माइनर चाइल्ड हैज नथिंग टू डू और नो रोल टू प्ले इनटू दैट डिस्प्यूट। अपने माँ बाप की या तलाक के दरमियान में बच्चे का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब लिटिगेशन स्टार्ट होती है तो हम इंटरम कस्टडी भी माँ को दे देते हैं, यानी कस्टोडियल पेरेंट को दे देते हैं। विजिटेशन राइट्स भी बहुत लिमिटेड से बाप को या नॉन कस्टोडियल पेरेंट को अलाउ किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ विजिटेशन राइट्स का इशू नहीं है सर। हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये चलती है कि कोर्ट्स एक एप्लीकेशन फाइल होती है नॉन कस्टोडियल फादर की तरफ से कि मुझे नॉन कस्टोडियल पेरेंट की तरफ से, लार्ज मेजोरिटी चूंकि फादर्स पे मुश्तमिल है इसलिए वो नॉन कस्टोडियल फादर ज्यादा कन्वर्ट वर्ड यूज होता है। तो एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है जी मुझे इंटरम कस्टडी दे दी जाए, सेक्शन 12 के तहत, सेक्शन 25 के तहत कस्टडी मांगी जाती है ऑफ द गार्डियन वार्ड्स एक्ट, और सेक्शन 12 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है जब तक लिटिगेशन चल रही है ये नॉन कस्टोडियल सॉरी इंटरम कस्टडी बाप को मुझे दे दी जाए। फर्ज कर लेते हैं मैं नॉन कस्टोडियल पेरेंट हूँ। कोर्ट्स वो एप्लीकेशन कम से कम भी साल 1.5 साल चलाती है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। वो क्यों 1 साल तक चल रही है मुझे नहीं समझ आ सकी आज तक। वो 1-1.5 साल चलाने के बाद कोर्ट आपको 2 घंटे की वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ विद इन द कोर्ट प्रेमिसेस एक्सेस दे देती है। ठीक है जी, आप महीने में 1 दफा या 2 दफा कोर्ट प्रेमिसेस में आके अंडर द सुपरविजन ऑफ द बैलिफ ऑफ द कोर्ट अपने बच्चे से मुलाकात कर लें। अब जो बेसिक इशू है वो वहीं का वहीं है। द डिस्प्यूट इज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज नेवर बिटवीन द पेरेंट्स, द चाइल्ड हैज प्लेड नो रोल। लेकिन होता क्या है कि जब आपको मिनिमम एक्सेस, आप खुद सोचिए कि एक महीने में 720 घंटे हैं और आप नॉन कस्टोडियल पेरेंट को सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात दे रहे हैं और बाकी सारा टाइम तकरीबन आप कह सकते हो कि 722 घंटे जो 718 घंटे जो हैं वो नॉन कस्टोडियल पेरेंट के पास बच्चा है, तो वो बच्चे की ब्रेन वॉशिंग होती है बाकायदा। मैंने आज तक, मुझे तकरीबन 14-15 साल की चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन में हो गया सर, मैंने आज तक नॉट इवन अ सिंगल मदर जिसने खुला ली हो ये कहते सुनोगे जी मेरा फॉल्ट था और मेरे आपका जो बाप था वो बड़ा नेक आदमी था। और साइमल्टेनियसली नॉट इवन अ सिंगल फादर हैव सीन जिसने तलाक दी और उसने अपने आप को जस्टिफाई ना किया अपने बच्चे के सामने कि जी मैं बड़ा बुरा आदमी था और आपकी माँ बड़ी अच्छी औरत थी। तो होता ये है कि हम उस बच्चे को एज ए टूल यूज करते हैं टू रेक वेंजियंस फ्रॉम आवर स्पाउस। और उसमें जब कोर्ट आपको मिनिमम एक्सेस देती है, जब कोर्ट आपको लिमिटेड राइट्स देती है ऑफ एक्सेस, तो वो बेसिकली उस बच्चे की जो ब्रेन वॉशिंग है, जो पेरेंटल एलियनेशन जिसका वो शिकार हो रहा है, उसे फैसिलिटेट करती है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इस चीज को एजिटेट इस पॉइंट पे कर रहा हूँ कि द इक्वल पेरेंट्स मस्ट हैव इक्वल राइट्स।
as far as the access towards their kid is concerned. ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये सर कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि कस्टोडियल पेरेंट और नॉन कस्टोडियल पेरेंट सून आफ्टर देयर डिवोर्सेस कुछ अरसे के बाद लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे है कि आपका कॉन्टेक्ट डिनाइल भी होता है, आप बच्चे भी छोड़ देते हैं, आप मूव फॉरवर्ड करके सेकंड मैरिज में इन्वॉल्व हो गए, आगे चले गए, पीछे बचा वो आपका एक मुलाजमों की तरह उस घर में रहता है जिस घर में वो यानी कस्टोडियल पेरेंट है। मतलब बहुत सारे केसेस अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें अगर एक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टडीज नहीं होती सोशल स्टडीज, अदरवाइज यहाँ पे एक सोशल स्टडी कंडक्ट होनी चाहिए कि जो बच्चे जिनकी मदर्स सेकंड मैरिजेस कर लेती हैं और मूव फॉरवर्ड कर जाती हैं लाइफ में, वो बच्चे जब अपने मिटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते हैं तो देन हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड, हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड, वो दे आर बीइंग ट्रीटेड एज ए लेसर डिग्री ऑफ सिटीजन। आप कह लो कि एक वो सेकंड डिग्री का सिटीजन के तौर पर उस फैमिली वो उसे ट्रीट करती है, और बाप के साथ या नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स के साथ मिनिमम एक्सेस है उसकी। जब वो एक्सेस नहीं होती तो उसका जो बर्स्ट आउट है वो नहीं हो सकता, वेंट आउट नहीं होता उसका, और वो अंदर ही अंदर उसकी पर्सनालिटी डैमेज होती चली जाती है, और इवेंचुअली आइदर व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप, अगर वो लड़की है तो वो डैमेज पर्सनालिटी के साथ एक कॉबवेब्स उसके अंदर डेवलप हो जाता है, और अगर वो लड़का है तो वो या ड्रग्स में पड़ जाता है या फिर वो बेचारा क्रिमिनल साइड पे चला जाता है। और ये वो स्टेज होती है कि वो उस बच्चे के साथ किसी पेरेंट की भी, ना कस्टोडियल पेरेंट की ना नॉन कस्टोडियल पेरेंट की बॉन्डिंग नहीं होती। सर आप अभी एक चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि जो आमतौर पे अगर जो फीमेल है वो कहीं आगे मतलब कोई एंगेज हो जाए किसी हवाले से तो वो फिर जो चाइल्ड होता है वो एज अ सेकंड डिग्री होता है, तो इसमें अभी आपने एक जिक्र किया था एक बात का कि जो चाइल्ड अब्यूज़ है वो उसमें आ जाता है, तो ये इसकी थोड़ी वजाहत कर दीजिएगा। सर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें जो एनजीओ सेक्सुअल चाइल्ड मोलेस्टेशन के ऊपर या चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के ऊपर काम कर रही हैं, जी। तो यू विल कम टू द पॉइंट और यू कम टू द नॉलेज कि बहुत सारे बच्चे जो सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन हैं, फादर्स के साथ रह रहे हैं या मदर्स के साथ रह रहे हैं, उनमें एक लार्ज मेजोरिटी है, मैं एग्जैक्ट रेशियो नहीं बयान कर सकता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक लार्ज मेजोरिटी है उन बच्चों की जो फर्स्ट डिग्री कजन से या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से फिजिकली और साइकोलॉजिकली और सेक्सुअली दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू अब्यूज, और वो फेस करते हैं और वो सफर करते हैं। और ये चीज बहुत बड़ी तादाद उन पेरेंट्स के नॉलेज में होती है कि हमारा बच्चा अब्यूज हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो पेरेंट्स खुद डिपेंडेंट हैं इसलिए वो कोई एक्शन ले नहीं सकते। ये आप कह सकते हो कि ये रिपोर्टेड इंसिडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, बहुत बड़ी तादाद है। आप पढ़ सकते हैं, आई थिंक साहिल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पे काम कर रही है, एक दो और ऑर्गेनाइजेशन है वो इन पे काम कर रही है, आप उनके इंटरव्यू कीजिए, दे विल एक्सप्लोर दिस फैक्ट। और इवन आप ये भी देखिए कि अगर आपको इत्तेफाक को आप का जाना हो, यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के नाम से एक इदारा काम कर रहा है जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन को के यतीम खाने चला रहा है। वहां पे कमो बेश जो मेरे इंफॉर्मेशन एक रफ सा और बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा जो एक आप कह दो कि एस्टिमेट है, वहां पे कमो बेश 100+ बच्चा ऐसा है जिनकी मदर्स ने सेकंड मैरिजेस कर ली हैं, जिनके फादर्स को पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा यतीम खाने में पड़ रहा है। वो जो ईगो है, वो जो एक हाइपन्ड वॉर ऑफ ईगो है कि अपने एक्स को या अपने फॉर्मर स्पाउस को आपने एक सबक देना है, उस सबक देने के चक्कर में आप शादी कर लेते हैं, सेकंड मैरिज में जो आने वाली फैमिली है वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत रेयर केसेस हैं जिनमें वो बच्चा एक्सेप्ट होता है। जब वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं होता, नाना नानी नहीं है या नाना नानी बहुत एजेड हैं या वो संभाल नहीं सकते, वो इवेंचुअली उस बच्चे को दे गॉट देम रजिस्टर इन ऑर्फनेज। और ये बात मैंने खुद भी विटनेस की थी ऑन आई थिंक 1 साल पहले मैं गया था किसी केस के सिलसिले में, तो वहां पे मुझे हाँ 2000 के केस में जब मैं गया था तो वहां पे मुझे इत्तेफाक हुआ था बहुत सारी पॉश और बड़ी अच्छी हाई क्लास जेंट्री देखने का। तो देन इट केम टू माय नॉलेज कि, और वो ईद के दिन थे, कि ये बीबियां अपने बच्चों को लेने आई हैं फॉर विजिटेशन पर्पस। 2 दिन या 3 दिन ईद के मौके पे वो बच्चे रहेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, एंड अगेन दे विल बी शिफ्टेड बैक टू देयर दीज ऑर्फनेजेस। तब आप सोचिए कि आपने उसके बाप को नहीं पता कि मेरा बच्चा ऑर्फनेज में पढ़ रहा है, आपने कोर्ट ने विजिटेशन दी हुई है 2 घंटे की, आप किसी दिन विजिट कीजिए उस विजिटेशन एरिया को, जो लाहौर में विजिटेशन एरिया 2 हैं तकरीबन, एक सिविल कोर्ट में और एक सेशन कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। विजिट तो कीजिए किसी दिन, पता चले आपको कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं अपनी सोसाइटी के साथ।
अभी कुछ दिन पहले बहावलपुर का एक वो इशू बना हुआ है आजकल, इंसिडेंटली बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट कनेक्टेड कि जी वो 5,000 वीडियोस मिल गई और 7,000 क्लिप्स मिल गए। भाई आपने बकायदा आबियारी की है इस नस्ल की। आप पूरी अक़वाम आलम में दर्जा अव्वल के पोर्नोग्राफी के चैंपियंस हैं, वॉचर्स, यानी आप पाकिस्तान पहले नंबर पे आता है जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखता है, वो लोग हैं। मुसलमान मुल्क है लेकिन बहरहाल पोर्नोग्राफी भी फुल स्टॉप, उस पे आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे। तो जिस माशरे में आप इजी एक्सेस दे देंगे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने की, पूरी पूरी रात आप मोबाइल पे चैटिंग कराएंगे, तो इवेंचुअली आपस में एक दूसरे के साथ कोई नॉलेज शेयरिंग तो नहीं होगी ना सर। वो इवेंचुअली ये लव इश्क मौशकी और आहिस्ता आहिस्ता वो फहाशी और गंदगी होगी, कोई शक और नहीं। इवेंचुअली वो मोबाइल्स में निकलेगी। और आपने एक आला दे दिया ये मोबाइल के नाम पे, अनचेक्ड एक्सेस है, एवरीवन कैन यूज इट। तो वो अब इसी तरह निकलेगी को। अब मेरा नहीं ख्याल, मैं मेरी जाती राय इंसिडेंटली बात कर रहा हूँ कि मेरे मोबाइल में कोई वीडियो क्लिप नहीं होगा, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बकायदा इस माइंडसेट को तैयार किया पिछले 20 साल। यही काम आप फैमिली जुरिसडिक्शन में कर रहे हैं। आप जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स तो अपॉइंट कर देते हैं, फैमिली जजेस भी बना दिए। आप सोर ऑफ जजमेंट्स में आपको निकाल के दे दूंगा जी, वेलफेयर ऑफ द माइनर इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन। उस वेलफेयर ऑफ माइनर को डिफाइन नहीं कर सके आप आज तक। वो है क्या वेलफेयर ऑफ माइनर? मुझे बताएं कि अगर एक बच्चा अपने बाप से उसके घर पे जाके 24 घंटे 48 घंटे ज्यादा टाइम के लिए मिलता है, तो उसमें वेलफेयर ऑफ माइनर कहाँ पे जेपरडाइज हो जाती है? कहाँ से पता, कहाँ से स्टैब्लिश हो जाता है कि ये डेट्रीमेंटल टू द वेलफेयर ऑफ द माइनर है कि वो अपनी दादा दादी से मिले? ये नॉन कस्टोडियल पेरेंटल साइड, जो कि फादर है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, कजन्स हैं, कितनी उसकी फैमिली के अंदर पिछले 5 साल की लिटिगेशन में नए लोग आए, कितनी उसकी फैमिली से पुराने लोग चले गए दुनिया से, उसे पता ही नहीं है। उसकी आपने पूरी की पूरी रूट ही काट दी, आपने एक साइड बिल्कुल उसकी वाइट वॉश कर दी है। दिस इज द बिगेस्ट डायलेमा जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट डायलेमा। सेकंड डायलेमा जो बिगेस्ट है, दैट इज द पेरेंटल एलियनेशन। आपका बच्चा आपसे आपके खिलाफ प्रोग्राम हो गया, 12 साल की बेटी है, वो नंगी गालियां दे रही है आपको कोर्ट प्रेमिसेस में खड़े होकर, और आपका जज है वो कह रहा है नहीं 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 आपने कोर्ट प्रेमिसेस में मिलना है। तो खुदा के लिए लेट्स डेवलप द लॉ। आप एक 1890 में लॉ आया, आज 2023 आ गया है सर, 142-45 साल गुजर गए हैं। आपके पास सिलेबस ही नहीं है। आप अपने गार्डियन जज को बता ही नहीं सकते। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आपने अपॉइंट कर दिए हैं और फ्री हैंड उन्हें दे दिया। आपका जो डिस्क्रिशन काम आप करना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल करें, एंड देयर इज नो गाइडलाइन। मजे की बात यह है, जिसका मुझे सबसे ज्यादा दुख है, मैं पिछले 14 साल से इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरी मैक्सिमम हाई कोर्ट से भी ये सदा रही है, मेरी पिटीशन भी चलती रही है पब्लिक इंटरेस्ट के। खुदा के लिए गाइडलाइंस तो इशू कीजिए। सर मैं पढ़ के आया हूँ एचएसएन कॉलेज से, मेरा विजन एक लेवल पे होगा, मेरा एक और दोस्त है वो एचएसएन कॉलेज नहीं जा सका, वो सेंट्रल मॉडल स्कूल से पढ़ के आया, उसका विजन एक और लेवल पे होगा। एक और दोस्त है वो शेखुपुरा से आया है, दूसरा एक और दोस्त है वो गुजरांवाला से। भाई आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन चारों का विजन एक होगा, इन चारों की कॉम्प्रीहेंशन एक होगी, स्पेशली व्हेन देयर इज नो सिलेबस, देयर इज नो ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग के नाम पे 4 या 5 आपके पास जजमेंट्स हैं, वही आप पढ़ाते हैं, टीए डीए अगलों को देते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं जी जाएं आप जाके इंसाफ करें। इंसाफ कर नहीं सकते ना जी, मुमकिन नहीं है। ये उनकी कॉम्प्रीहेंशन ही नहीं है। ये तीसरा बड़ा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो सफर कर रहा है नॉन कस्टोडियल पेरेंट। चौथा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो दे आर नॉट एप्लीकेबल प्रैक्टिकली इन फैमिली मैटर्स। आपको ये पता है कि लैप ऑफ द मदर इज द क्रेडल ऑफ द गॉड, आपको ये नहीं पता कि प्रेयर ऑफ द फादर इज द डोरवे टू जन्नत। आपने आधी हदीस पकड़ ली जी, माँ के कदमों तले जन्नत है, वो पकड़ के रटी हुई, और हर एक बंदा वो रक्षे के पीछे भी माँ की हवा, जन्नत की हवा नजर आ रही है आपको। वो आपको जज साहब के ऑर्डर्स में भी माँ की हवा जन्नत की, माँ की दुआ जन्नत। भाई बाप को गालियां थोड़ी दे रहा है अपनी औलाद को, बाप भी तो कुछ कर ही रहे ना जी। अब मजे की बात देखें कि माँ के साथ फितरत ने रिश्ता इम्बिलिकल कॉर्ड का पैदा किया बच्चे के साथ, बाप का इम्बिलिकल कॉर्ड का रिश्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो सारी जिंदगी कोलू का बैल बना अपना जो रिज्क कमा रहा है वो अपने पे नहीं लगा रहा, अपनी औलाद के ऊपर लगा रहा है कि यार ये किसी तरह अच्छी तरह पल जाए, अच्छी जगह तालीम हासिल कर लें। तो आपने एक सोसाइटी की, मैं समझता हूँ, मेरी जाती रहे, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा ड्रैग कर गया हूँ सब्जेक्ट के ऊपर से, मौजू के नहीं ऊपर सर, से, लेकिन आप प्लीज कैरी ऑन सर। मौका दिया तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी एक्सप्रेस तो करूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। कोई तो हो ना जी जो आवाज उठाए, या कोई तो हो जो इस जुडिशियल सिस्टम में फेयरनेस को तो अप्लाई करें ना। अगर एक बाप है
वो मेंटेनेंस नहीं पे करता। फर्ज कर लेते हैं हालात खराब हो जाते हैं, जितनी इंफलेशन पाकिस्तान में चल रही है, गुर्बत भी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी औलाद को पालना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे हालात भी तो होने चाहिए। अगर मेरे से 2 महीने का या 3 महीने का अगर मेंटेनेंस शॉर्ट हो जाता है तो कोर्ट बात ही नहीं सुनती और मुझे जेल भेज देती है। वेयर इज अगर मदर विजिटेशन राइट्स पे बच्चा नहीं लाती और एक एक 2-2 साल नहीं लाती, तो हमारी जुडिशल सिस्टम का ये होता है, ओ कोई बात नहीं यार, माँ है, देखें कोई बात नहीं, हो जाएगा, अगली दफा आ जाएगी, चलें जी अगले महीने की डेट दे दें। तो यार फॉर हेवन सेक, आप इंसाफ करने बैठे हैं, आप लॉ के ऊपर अप्लाई करने बैठे हैं, तो रिगरस एप्लीकेशन नजर आनी चाहिए। आपने वो सॉफ्टनेस और सॉफ्टर एक ग्रेस मार्क देते देते अपनी सोसाइटी का, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि हुलिया बिगाड़ दिया। जेंडर स्पेसिफिक तो होना ही नहीं चाहिए लॉ को, और अगर आपने उसे लैटिट्यूड देना है तो जहां पे लैटिट्यूड बनता है वहां पे दें, जहां पे नहीं बनता वहां पे भी लैटिट्यूड दिए जा रहे हैं। इवेंचुअली नतीजा ये निकला कि हर एक कोर्ट में 6-6 हज़ार केस पेंडिंग है, जो सिर्फ फैमिली को 5-5 7-7 साल से चलता चला जा रहा है। ऐसे ही जुडिशियल ऑफिसर्स की तादाद 3 हज़ार है। लाहौर अकेले में 1.5 लाख केसेस पेंडिंग है, 1.5 लाख केसेस, जो कि 5 मिनट के अंदर डिसाइड हो सकता है। 5-5 साल खींचते चले गए, क्योंकि हमें उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने जुरिस्डिक्शन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मैंने इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है, दे नो नथिंग। आपने तो वो जैसे नसीम हसन शाह साहब फरमाते थे, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, हम नौकरियां कर रहे हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, बट द प्राइस, हु इज पेइंग द प्राइस इज बीइंग पेड बाय द सोसाइटी। जो सबसे वल्नरेबल यूनिट है उस सोसाइटी का, वो बच्चा है, वो बच्चा पे कर रहा है। ऐसे कोई सर शक नहीं देखिए, सर। साइंटिफिक आप डाटा उठा के देखिए, एक बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट 7 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाती है, मोर और लेस, जो सही बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसके कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे 3 साल का बच्चा है, वो 13 साल का होकर निकलता है, वो क्रिमिनल्स को भी देखता है, वो अपने बाप को हथकड़ियां भी लगते देखता है, वो अपने बाप को पिटते भी देखता है वकला से, वो अपने बाप को एक्सेस ना होने की बेइज्जती भी बर्दाश्त करता देखता है। वो ये भी देखता है कि यार अगर मेरा बाप मुझे घर पे लेके जाना चाहता है तो उसने उसे 10 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड भी देना है। एम आई अ क्रिमिनल? अगर मैं नॉन कस्टोडियल फादर की शूज में पाँव डालूं, तो मैंने कौन सा क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी किया सर, या मैंने कौन सा क्राइम अगेंस्ट स्टेट किया जो मुझे आप 10 लाख रुपए का मुचलका ले रहे हैं? देर मस्ट बी सम लॉजिक, देर मस्ट बी सम रीजन। नो लॉ सजेस्ट कि जी अब आप नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स से आप श्योरिटी बॉन्ड लेंगे, नहीं जी आप बच्चा लेके, दिस इज व्हाट वी लिसन यूजुअली, आप बच्चा लेके भाग जाएंगे। भाई बच्चा मैंने थोड़ी अकेले लेके जाना है, बच्चा तो माँ भी लेके भाग सकती है। और मेजोरिटी ऑफ केसेस हैं यहाँ पे लाहौर में जिसमें मदर्स बच्चा लेके गायब हो गई हैं। किसी ने अपना भाई बना के उसे पासपोर्ट बनवा दिया, किसी ने अपना भतीजा बना अपनी औलाद को, और यहाँ पे कोई करने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सबसे ये वो ग्राउंड रियलिटीज हैं सर, जो नॉन कस्टोडियल फादर फेस कर रहे हैं, नॉन कस्टोडियल फादर जो मिजरीज को फेस कर रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये कि आपने एक नॉन कस्टोडियल फादर को स्पेशली एक एटीएम कार्ड का दर्जा दे दिया है कि भाई आपकी सिर्फ जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां, आपके राइट्स कोई नहीं है। आप अपने बच्चे के साथ उम्रे पे नहीं जा सकते, आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल नहीं चेक करवा सकते जब तक जज साहब नहीं इजाजत देंगे, और जज साहब कम से कम 4 से 5 माह लेंगे वो इजाजत देने में। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये सर कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे ऑलरेडी वॉर ऑफ ईगो चल रही हो, वहां पे हमारी जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा सा बैलेंस प्ले करना चाहिए। लेट द कस्टडी बी डिटेन बाय वन पेरेंट, कोई इशू नहीं है। आप नॉन कस्टोडियल पेरेंट को नहीं कस्टडी देना चाहते मत दें, कस्टडी बेशक कस्टोडियल पेरेंट के पास रहे, बट मैक्सिमम एक्सेस शुड बी गिवन टू द नॉन कस्टोडियल पेरेंट टू द चाइल्ड, सो दैट अ बॉन्डिंग बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज नॉन कस्टोडियल फादर और द मदर और द एक्सटेंडेड फैमिली की कोई डेवलप हो सके। वो मुमकिन नहीं हो रहा, और वो बच्चे डैमेज हो रहे हैं आपके। और ये आपके सामने जो इस पर रेशियो चल रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात करूंगा, लाहौर में तकरीबन 37 फैमिली कोर्ट्स हैं, लाहौर में तकरीबन 5 गार्डियन कोर्ट्स हैं, लाहौर में एक इवनिंग गार्डियन कोर्ट है, 43 कोर्ट्स हैं। हर कोर्ट के अंदर तकरीबन 160, 170, 180 केसेस की डेली की लिस्ट है। एक जज साहब जो वैसी माशाल्लाह किसी को कुछ पता नहीं है, वो सुबह 8 बजे बैठते हैं, शाम 4 बजे वो उठ जाते हैं, बीच में 1 घंटे के अंदर ब्रेक लेनी है। 7 घंटे में वो कैसे 180 केसेस को एडजुडिकेट कर सकते हैं? इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। नहीं नहीं, मुमकिन नहीं है। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, दुरुस्त फरमा अब आपने। लाहौर में ये रश है, और यहाँ से आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कसूर चले जाएं, वहां पे केस ही कोई नहीं है। 4 केस 5 केस, जज साहब बैठे हैं, आपस में खुश गप्पियां लग रही हैं, चाय चाल लिया, समोसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टाइम पूरा किया, 4 बजे गाड़ी पकड़ी, घर चलेगा, दैट्स ऑल। नहीं नहीं, दुरुस्त फरमाया सर आपने। मैं इसमें इस वक्त ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि
आपने नाज़रीन ये चीज़ अभी आपने देखा कि और सारी गुफ्तगू आपने एक मैं समझता हूँ कि बड़ी एक जामे और मुफस्सल जो एक हकीकत से जिसको कहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें जो आम तौर पे लोगों की आगही में ही नहीं होती। अभी जो फ़ाहद अहमद सिद्दीकी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उन्होंने ये चीज़ आपको गोशगुज़ार की और ऐसे चैलेंजेस जो अमूमन शादी के बाद नाखुशगवार है, कोई वाक़यात अगर इस तरह के हो जाएँ और अलहदगी हो जाए और उसमें से आपको इस तवसत से, इस प्लेटफ़ॉर्म की तवसत से और उसके बाद जो चीज़ हमारे बड़े काबिल एहतराम मेहमान ने जो चीज़ आपके साथ शेयर की है कि कस्टोडियल पेरेंट जो है वो किसको कहा जाता है और नॉन कस्टोडियल पेरेंट जो है वो किसको कहा जाता है और नॉन कस्टोडियल और कस्टोडियल पेरेंट्स की ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, वो किस नौयत के होते हैं। तो अगर आप सिर्फ़ ये नौयत ही सुन लें, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले ये सारी आपने आपके साथ जो हमने वीडियो शेयर की है, तो आपको ये अंदाज़ा हो सके कि आप उस नहज पे ही ना जाएँ कि ये इन मसाइल का सामना आपको करना पड़े। मैं आज इस वीडियो में ना सिर्फ़ ये कि ये अवामुन्नास के हवाले से बल्कि बहुत से जो हमारे नौजवान वुकला हैं, उनके हवाले से ये एक बहुत अहम आपके साथ हमने ये एक वीडियो शेयर की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो से आपकी जो कानूनी आगाही है कस्टोडियल पेरेंट और नॉन कस्टोडियल पेरेंट के हवाले से उसमें मज़ीद क्लैरिटी जो है वो आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नाज़रीन से ये मतलब कहने की जसारत करता हूँ कि मैं एक दफ़ा फिर कोशिश करूँगा कि ये मौजू नहीं है बल्कि एक समंदर है जिसके अंदर जो है आप जितना झांकते जाएंगे आपके ऐसे-ऐसे हकायक आश्कार होंगे जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होंगे। मैं बहुत अनकरीब जल्द एक मरतबा फिर इनसे जो हमारे बड़ी काबिल एहतराम मेहमान भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, फ़ाहद अहमद सिद्दीकी साहब एडवोकेट लाहौर, मैं इनसे दोबारा वक़्त इंशाअल्लाह हासिल कर सकूँ और आपकी खिदमत में दोबारा एक ऐसी वीडियो ला सकूँ जिससे आपकी मज़ीद जो आगही है इस कानूनी हवाले से, उसमें इज़ाफ़ा हो सके। सर मैं आखिर में इख्तिताम में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंपेनियनशिप कि आज आपने मतलब थैंक ये यू सर। जो नॉलेज शेयरिंग की है हमारे नाज़रीन के साथ। हम इस चैनल के ऊपर हमारी भरपूर यही कोशिश होती है कि ऐसी नॉलेज शेयरिंग हो जो जिससे लोगों के जो शुकूक व शुबहात हैं वो क्लियर हो सकें और वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले कर सकें। नाज़रीन आखिर में अपने गिरदोदमाग और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है आप लिखिएगा और अगर आपके कोई सवालात हों तो वो भी ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर वो सवालात जो हैं वो फ़ाहद अहमद सिद्दीकी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर इनसे हम वो सवालात जो हैं पूछ सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।